सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है न्यूक्लियस विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका शुभम सर, साइंस फैकल्टी न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट, आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। बच्चों, आज हम लास्ट लेक्चर ले रहे हैं आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th एनसीईआरटी का। और आज की इस क्लास में बच्चों हम आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो पिछली क्लास में रह गया था, और कोरोजन और रेंसिडिटी, इन टॉपिक्स को क्लियर करके इस चैप्टर को हम बाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, आज की क्लास का हमारा क्या है, वो क्या है, एम क्या है हमारा। आज की क्लास का एम है कि हमें जो है बच्चों वो क्या कवर अप करना है, हमें कवर अप करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, ये आपको तो पहले समझना है, फिर कोरोजन एंड डेंसिटी को समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ना बच्चों। ऑक्सीडेशन का मतलब वो रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो आपके लेवल पे। ठीक है, फिर आप क्लास 11th में जाएंगे ना, क्लास 11th में एक चैप्टर है पूरा, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो एक चैप्टर है पूरा, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों इस चैप्टर में ना, पता है आप ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बहुत ही अलग लेवल पे पढ़ोगे। आपको लगेगा 10th में तो हमने क्या ही पढ़ा दिया, है ना, कुछ नहीं पढ़ा था 10th में। वहाँ पे आपकी ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या बोला अभी, जैसे ऑक्सीडेशन मतलब क्या क्या बोला मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बोली। वहाँ पे आप इनसे भी अलग पॉइंट्स, एडवांस पॉइंट समझेंगे, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। अभी आपके लेवल पे नहीं है, आप मत इतना परेशान होइए, आपको बस इतना याद रखिए क्या ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए, रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन का वाइसा वर्सा, ऑक्सीडेशन का उल्टा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे होगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, रिडक्शन बोलते हैं। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन क्या, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, जब उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, और वो हाइड्रोजन को लॉस कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, ऑक्सीडेशन कहते हैं। व्हेन ऑक्सीजन टेक्स अवे, ऑक्सीजन दूर चला जाता है और हाइड्रोजन पास आ जाता है, ऐड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, क्या फिर समझेंगे एक बार। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी भाई साहब, क्लियर है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, और रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में वो हो रहा था, रिडक्शन में एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन का और रिमूवल हो रहा था ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन में इसका उल्टा हो रहा था, वहाँ पे एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, रिमूवल हो रहा था हाइड्रोजन का। अच्छा पता, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने एक ही बातों को 3-4 बार बोलते हो। पता है बच्चों, हमारा जो माइंड है ना वो कुछ इस तरह से वर्क करता है कि ना आप जो चीज़ को बार बार बोलोगे ना वही चीज़ याद रखेगा। यदि मेरे बोलने से आपको याद हो जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है ना। यदि मेरे बार बार बोलने से आपको चीज़ें याद हो रही हैं, आप उनको याद रख पा रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसी तरह से जब आप इन लेक्चर्स को देख भी लें उसके बाद भी रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, अच्छा ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। अच्छा रिडॉक्स क्या होता है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिडॉक्स क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, चैप्टर पूरे अच्छे से फॉर्म में, जिसके अंदर दोनों हो रहा हो, जिसके अंदर साइमल्टेनियसली, है ना, दोनों हो रहा हो। क्या, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसकी हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, हीट दिया, और हीट देने पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका क्या हो गया बताइए, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ से गायब हो गया, है ना। तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ ना, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। पर हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का यहाँ पे हो गया एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर, ये एग्जांपल क्लियर हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो है हाइड्रोजन यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का लॉस हुआ ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना। तो बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और देखिए सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, एक मिनट, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी थोड़ा सा। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका Cl2 है, Cl2 में आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, है ना। क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। बोलिए क्लियर है, क्या ये 2 एग्जांपल आपको समझ में आए। समझ में आए तो आगे बढ़िए, ठीक है, इनको आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं चीज़ों को बच्चों। हाँ, अब आपका चीज़ें आगे बढ़ाती है। एक चीज़ होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जहाँ पे मतलब जो ऑक्सीजन देते हैं, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो कंपाउंड्स जो कि ऑक्सीजन को दें उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन को रिमूव करें उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड्स क्या करें, हाइड्रोजन को दें और ऑक्सीजन को रिमूव करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, चलिए
हाँ, अब जैसे ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो रखी है ना। अब बताइए यहाँ पे Fe2O3, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये वाला कंपाउंड जो है वो Al2O3, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया यहाँ पे, देखिए, ठीक है, इसने ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया ना इसने। तो अब हमें बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रेड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो यहाँ पे Fe2O3 ने ऑक्सीजन को दिया ना, देखो यहाँ पे Fe ने ये O3 जो है ये दे दिया Al को, है ना, एल्युमिनियम को। तो यहाँ पे बताइए Fe2O3 क्या है, बताइए, यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है। अब रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट वो है जिसने ऑक्सीजन का गेन कर लिया, ठीक है, ऑक्सीजन का गेन कर लिया। तो बताइए कौन है वो, यही तो होगा Al, ठीक है जी। देखिए गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे, ठीक है। एक और रिएक्शन MnO2 गिव्स HCl, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए और इसमें बताइए कि क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्या आपका रेड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए MnO2 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है MnCl2, ठीक है जी। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, इसने ऑक्सीजन दे दिया, इसने ऑक्सीजन दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है। MnO2 क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट है जो कि क्या करता है, बताइए, आपका हाइड्रोजन को देता है। देखिए HCl ने हाइड्रोजन को दिया था यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, तो आपका HCl क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, रेड्यूसिंग एजेंट था। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जिस रिएक्शन के अंदर दोनों हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, होप सो इतना क्लियर होगा, ठीक है, इतना क्लियर है ना। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमने इनके एग्जांपल्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा और रेड्यूसिंग एजेंट पढ़ा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स जो कि ऑक्सीजन को देते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन को देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपने क्लियर पढ़ लिया, रिडॉक्स रिएक्शंस में दोनों रिएक्शन होती है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोरोजन और एसिडिटी। चलिए, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन हैपन्स व्हेन मेटल, क्या, मेटल slowly break down because they react with air, water and other things around them। अब देखिए, हम घर में लोहे के सब्सटेंसेस, गेट वगैरह लगवाते हैं, है ना, पर समय के साथ साथ धीरे धीरे ना उन पे जंग लगनी शुरू हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आपका लोहा जो है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होती है ना, वाटर होता है, उनके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे रस्टिंग होती है, ठीक है। आपको पता है हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका ना हर साल बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये रस्टिंग की वजह से जाता है, ख़राब होता है। हमारे जो बंदरगाहों पे शिप्स होती हैं, है ना, वो तो शिप्स जो है पूरा टाइम जो है आपका पानी में रहती हैं, तो पता है उनकी जो आउटर सरफेस होती है ना, शिप्स की जो बाहरी सरफेस होती है, उन पे जंग बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब वो लोग जिंक की कोटिंग वगैरह करते थे पहले, पर अब उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाना शुरू कर दिया शिप्स, जहाँ पे शिप्स बनती हैं, कि वहाँ पे जो है वो जंग कम से कम लगे। इसी तरह से जो आपका रेलवे की पटरी होती है, पता है हमारी भारत सरकार रेलवे की पटरी जो बिछाती थी, तो उसको बिछाने में खर्चा, बिछाने के बाद जो है आपको जो
मतलब रेलवे की पटरी भी मेटल से ही बनी है। तो बच्चों जो वो मेटल है ना, वो भी पता है मतलब धीरे धीरे उस पर भी जंग लगना शुरू हो जाता था, वो भी ख़राब होती थी, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा। अब तो आजकल मैंने सुना कि ना मतलब कि उस मेटल्स के अंदर भी हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि उस पर कम से कम जंग लगे, एलॉय की फॉर्म्स में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है रस्टिंग, है ना। हमारे लिए नहीं, सभी के लिए, है ना। अलग अलग कंट्रीज़ के लिए भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है जिसकी वजह से हमारी मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल सिल्वर टर्न्स ब्लैक, है ना। हम चांदी की चैन पहनते हैं और वो काली हो जाती है कुछ समय बाद, है ना। वो इसी वजह से होता है ना। कॉपर कॉपर जो होता है वो आपका ग्रेइश कलर में हो जाता है ना। उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर जमा होना शुरू हो जाती है कॉपर के ऊपर, है ना। आप देखेंगे कि जो कॉपर है उसको आप बाहर छोड़ दीजिए कुछ समय बाद, उसके बाद वो ग्रीनिश, है ना, ग्रीन लेयर उसके ऊपर फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। वो क्यों होती है बताइए? कोरोजन की वजह से ही। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपका वाटर और ऑक्सीजन होता है जिससे वो रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं। क्या? सिल्वर ब्लैक में बदल जाता है और कॉपर ग्रीन में बदल जाता है। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? चलिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक कोरोजन का टाइप है। ठीक है, यू कैन स्टॉप इट बाय, अब हम इसको कम कर सकते हैं कैसे? मैंने आपको बताया था ना कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, रस्टिंग से। पेंटिंग आयरन, आयरन को हम पेंट कर देते हैं। जब भी आपके लोहे के गेट्स वगैरह होते हैं ना, कभी देखिएगा उसके ऊपर ना हम पेंट करते हैं। पेंट करने से पहले भी एक पेंट करते हैं, इसके बोलते हैं पता नहीं कौन सा पेंट आता है, उस पर ना जंग नहीं लगता जिसकी वजह से। ठीक है, एक ब्राउनिश रंग का पेंट होता है, उसको करने के बाद फिर हमें जो कलर करना होता है हम वो कलर करते हैं उसके ऊपर ताकि उस पर जंग ना लगे। ठीक है, पेंटिंग आयरन। ठीक है, क्योंकि क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है जिससे वो रस्ट को बचाता है। किससे? रस्ट को बचाता है आयरन से। ठीक है, चलिए, द पेंट कीप्स एयर एंड वाटर अवे। वो पेंट क्या करता है? एयर और वाटर को दूर रखता है, ठीक है, आयरन से। तो इस वजह से रस्ट जो है नहीं लगती है। ठीक है जी, एक ना लेयर बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है आयरन के ऊपर। आपको पता है बच्चों, दिल्ली में ना एक जगह है मेहरौली करके, है ना। एम्स के आगे जा करके, उस रोड पे आगे जा करके, कुतुब मीनार से आगे जा करके एम्स एक जगह, सॉरी मेहरौली एक जगह है दिल्ली में। वहाँ पे ना लोह स्तंभ करके एक मॉन्यूमेंट, एक ना मेमोरिकल प्लेस है ना। बहुत पुराना है वो। वहाँ पे ना एक ना वो है लोहे का ना, एक ना मतलब बहुत बड़ा सा पिलर है जिसको हम लोह स्तंभ बोलते हैं, है ना। लोह स्तंभ, आयरन स्टैचू। वो बताते हैं कि ना, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि वो आज से 300 350 साल 400 साल पहले लगभग 16वीं शताब्दी में लगभग, या 17वीं शताब्दी में, आई डोंट नो द रियल डाटा बट एग्जैक्ट डाटा, बट ऐसा ही कुछ था। वो ना तब से लगा हुआ है वहाँ पे, है ना। और आज तक उस पर जो है जंग नहीं लगा, है ना। कितनी ताज्जुब की बात है ना। तो पता नहीं उस समय के लोहे में क्या था भाई, ऐसी बात जो आज के लोहे में नहीं है ना। आप जाके देखेंगे थोड़ा थोड़ा उस पर नीचे नीचे मतलब लगा हुआ है। वो तो इतने समय के साथ है भाई, वहाँ पे अंग्रेज़ों का हमला हुआ है ना, इस वजह से उन चीज़ें थोड़ी सी डैमेज हैं, बट फिर भी वो काफ़ी आज भी इतने समय बाद भी वो इतने अच्छे फॉर्म में है। ये भी एक ताज्जुब की ही बात है ना। आप देखिए, आप लोहे का गेट कोई लगवाते हैं, मात्र 7-8 साल के अंदर वो ख़राब हो जाता है, पर वो इतने सालों से है और वो फिर भी ठीक है। ये भी एक बड़ी बात है ना, एक अजूबा है ये भी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। कोरोजन हम क्या होता है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। पेंट करके, है ना, जिंक की कोटिंग करके, है ना। ये सब चीज़ें हम ना चैप्टर नंबर 3 में बच्चों और अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये सब हम और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, अब लास्ट टॉपिक, दैट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ठीक है, क्या होता है रेंसिडिटी? समझते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो फूड जो होता है, फूड आपका धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है ना। वो किसकी वजह से होता है? वो रेंसिडिटी की वजह से ही होता है। उसी को बोलते हैं सड़ना। ठीक है, रॉटन, सड़ना। क्यों होता है? क्योंकि हमारे फूड्स के अंदर फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं हमारे फूड के अंदर। क्या क्या जी? ऑयल होते हैं, फैट होते हैं बच्चों। ये स्लोली स्लोली ना ब्रेक डाउन होना, टूटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक बैड स्मेल, एक अनप्लीजेंट स्मेल। कैसी जी भाई साहब? एक अनप्लीजेंट स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है उस खाने में से। तो वो अनप्लीजेंट स्मेल जो है रेंसिडिटी को बताती है कि भाई इसमें जो है खाने के अंदर ऑयल्स होते हैं ना, फैट्स होते हैं, तो वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देते हैं समय के साथ।
क्यों? ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में है कि रेंसिडिटी होती क्या है, ठीक है जी। क्या हमारे खाने में जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं वो टूटना शुरू कर देते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, जिससे एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, हमारा खाना सड़ना शुरू हो जाता है। अब इसको कैसे बचा सकते हैं? टू कीप फ्रेश फूड, टू स्टॉप रेंसिडिटी, हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? ये क्वेश्चन आता भी है कि हम कैसे जो है फूड को जो है वो रेंसिड होने से, ख़राब होने से बचा सकते हैं बच्चों। तो ये आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या बताइए? स्टोर फूड इन अ कंटेनर, है ना, दैट ब्लॉक्स एयर, इसको बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर, है ना, एयर टाइट कंटेनर, ठीक है बच्चों। ये कैसा कंटेनर होता है? जहाँ पे मतलब उसके अंदर हवा ना घुस पाए। ऐसी जगह पे जब हवा नहीं घुस पाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, तो खाना जो है ख़राब नहीं होता है, ठीक है। हम उसको चिल जगह पे यानी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर्स में रखें, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ना वो स्लो डाउन हो जाती है। ऑक्सीजन तो वहाँ पर भी है ना, लेकिन मतलब जो खाना जो है ना वो बहुत ही टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, रेंसिडिटी की प्रोसेस बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है। तो खाना हमारा ज़्यादा समय तक क्या रहता है? ताज़ा रहता है। यूज़ स्पेशल पैकेजिंग फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, है ना, लाइक चिप्स बैग्स, है ना, और प्रोटेक्ट फैट्स फ्रॉम एयर। अब बहुत सारे लोग ना कंप्लेन करते हैं कि ना हम जो है वो चिप्स के पैकेट लेते हैं मार्केट से, है ना, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेज़, है ना, पता नहीं क्या क्या ऐसे चिप्स के ब्रांड्स जो हैं वो, और कहते हैं कि ना हम उनको मतलब फाड़ते हैं तो उसमें से चिप्स से ज़्यादा तो हवा निकल जाती है ना, ऐसा मजाकिया तौर पे ऐसे बोलते हैं, और सही बात भी है। पर पता है वो एयर जो होती है वो नाइट्रोजन होती है उसके अंदर, है ना। क्यों क्यों निकल जाती है ना, क्यों रखते हैं इतनी ज़्यादा हवा? इसका भी एक कारण है। कारण क्या है कि ना अगर वो उसमें नाइट्रोजन डाल के नहीं रखेंगे ना, तो वो जो आपके चिप्स हैं ना वो कई समय पहले, मतलब कई महीने पहले पैक्ड हुए थे, और जब आप आज खोलते हो तो भी एकदम फ्रेश निकलते हैं। वो नाइट्रोजन की वजह से ही निकलते हैं। जो आपकी नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या आपके चिप्स को ताज़ा रखने के लिए काम करती है ना, ताज़ा रखने के लिए वो उसके अंदर फिल्ड करके रखते हैं। तो वो जो कंपनी वाले नाइट्रोजन गैस में डाल के, हवा ज़्यादा डाल के रखते हैं ना, तो उसका भी कारण है कि ताकि चिप्स जो हैं वो हमारे ख़राब ना हुए, ठीक है। अवॉइड लीविंग फूड अनकवर्ड, है ना, कोशिश कीजिए कि आप खाने को अनकवर्ड ना रखें, ज़्यादा देर तक एयर में एक्सपोज ना रखें, ढक के रखें, ठीक है। एड एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHA टू कीप फूड फ्रेश लॉन्गर, है ना। अब आपने उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें खाने के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये जो आपके ना बेवरेजेस होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जूसेस बोटल्स होती हैं, उनके अंदर ये कंपनीज जो है ये आपका डाल देती है, ठीक है। ये क्या होता है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें क्या होता है बच्चों कि वो आपका ज़्यादा समय तक, ठीक है, ताज़ा रहता है, ख़राब नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो इट्स हार्मफुल, हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है, बट क्या करें, यूज़ हो रहा है तो हो रहा है। हमें खाना भी तो बचाना है, उन कंपनीज़ को खाना भी तो बचाना है। तो कोशिश कीजिए कि जो आप जूस वगैरह पिए वो आप घर पे बना के पीजिए, है ना, रदर देन कि आप मार्केट जाएं और वहाँ से आप वो रियल जूस वगैरह है ना, ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो लेकर के आएँ, ठीक है। आप घर पे कोशिश कीजिए। चलिए, तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमने रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लिया, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर हमारा समाप्त होता है। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने पहले तो इंट्रोडक्शन लिया था, फिर हमने रिएक्शन सीखी थी कैसे होता है, फिर हमने सीखा था उसको बैलेंस कैसे करते हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ी थी, फिर हमने लास्ट क्लास में मतलब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा? कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और फिर हमने कोरोजन पढ़ा, फिर हमने रेसिडिटी पढ़ी। बच्चों यही कंटेंट्स थे इस चैप्टर में, है ना। अब आपको इस चैप्टर को NCERT से पढ़ना है। NCERT से पढ़ने के बाद जो मैंने चीज़ें लिखवाई थी इनको आपको अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं इनको, आपको नोट्स बनाने के बाद इनको रिवीजन करना है, तभी चैप्टर आपके दिमाग में रहेगा, है ना। और दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, आपके MCQ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और यहीं पे चैप्टर की समाप्ति। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।